हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज 25 नवंबर है और आज के करंट अफेयर में जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पे हम लोग को डिटेल में जानना है उसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। व्यक्ति विशेष में हम बात करेंगे अनाहत सिंह के बारे में, क्योंकि ये न्यूज में बनी हुई थी। उसके बाद हम बात करेंगे काजू ये 2 दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ था, क्यों बना हुआ था, और साथ ही काजू से रिलेटेड जितने भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर हम लोग जो है डिस्कशन करने वाले हैं। फिर बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन के बारे में कि ये क्या है और ये न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रहा था। उसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रीय धातु विज्ञानी पुरस्कार 2022, ये भी कल चर्चा का केंद्र था, तो यहां से कौन कौन से पॉइंट हैं इनको हम देख लेंगे। फिर एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म, यानी कि IRRA। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे और एग्जामिनेशन हॉल में ये हमारा इकोनॉमिक्स का पोर्शन कवर करेगा, इसलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वां भारत जल प्रभाव सम्मेलन का आयोजन किया गया। अब यहां से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आए हैं इन पे हम लोग बात करेंगे। और लिथुआनिया का विदेश प्रभाग जो है भारत में है, तो हम लिथुआनिया के बारे में चर्चा करेंगे। और अंत में खेल समसामयिकी से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आई है उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। और शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न के साथ। आज का प्रश्न है, भारत में काजू उत्पादक शीर्ष राज्यों का सही क्रम क्या है। आपके ऑप्शन है केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, या फिर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, या फिर महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, या फिर डी केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। अब देखिए काजू जो है न्यूज में हाईलाइट हो रहा था, तो काजू से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और अगर इसका आपको राइट आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। एक बार प्रयास करें, देखें कि आपने अगर रिवीजन किया है, क्योंकि मैं बार बार रिवीजन पे ही फोर्स करता हूं कि आंकड़े, खनिज के आंकड़े, फसलों के आंकड़ों से जो है क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं, तो क्या आपने उसका सही समय पे रिवीजन किया है या नहीं किया है। तो अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वन लाइनर इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ। तो पहला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में न्यू एल्स्टॉम लोको डिपो के निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है। सहारनपुर में एल्स्टॉम लोको डिपो का उद्घाटन 10 दिसंबर 2018 को किया गया था और यह एल्स्टॉम द्वारा स्थापित 2 रखरखाव डिपो में से पहला है। तो पहला सहारनपुर में है और दूसरा कहां है, महाराष्ट्र के नागपुर में है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, लखनऊ स्थित एरोस्पेस घटक निर्माता पीटीसी इंडस्ट्रीज ने लीप इंजनों के लिए पार्ट्स के निर्माण के लिए फ्रांसीसी प्रमुख सफरान के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, कुरियर कंपनी ब्लू डार्ट ने भारतीय डाक के साथ साझेदारी के तहत डाकघरों में डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा की शुरुआत की है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस समारोह 2023 के एक भाग के रूप में 26 नवंबर 2023 को असम के गुवाहाटी में पशु चिकित्सा कॉलेज ग्राउंड में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, एनएचपीसी ने लार्ज स्केल इंटरप्राइज श्रेणी में प्रतिष्ठित द इकोनॉमिक टाइम्स एचआर वर्ल्ड एक्सप्लेनेशन एम्प्लॉय एक्सपेरिमेंट अवार्ड 2023 जीता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, बीबीसी ने 2023 की दुनिया भर की सबसे प्रेरक और प्रभावशाली 100 महिलाओं की सूची जारी की है, जिसमें 4 भारतीय महिलाओं को स्थान मिला है। उनमें दिया मिर्जा हैं, ये एक अभिनेत्री हैं, क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर, फोटोग्राफर आरती कुमार राव और तिब्बती बौद्ध नन जेत्सुमा तेंजिन पाल्मो शामिल हैं। इनका नाम आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वेस्टइंडीज के खिलाड़ी मार्लन सैमुअल्स पर आईसीसी ने 6 साल का प्रतिबंध लगाया है। अब चूंकि ये न्यूज जो है आईसीसी से रिलेटेड है और आईसीसी ने अभी हाल ही में क्रिकेट विश्व कप भारत में आयोजित किया था, तो आप मार्लन सैमुअल्स का नाम याद रखेंगे कि ये किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। साथ ही ये वेस्टइंडीज के एक खिलाड़ी हैं जिन पे 6 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। अफगानिस्तान ने दिल्ली में दूतावास को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय तटरक्षक बल ने गुजरात की कच्छ की खाड़ी में वाडीनार में 24 नवंबर से 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास आरंभ किया। 17वें संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण में पार्टिसिपेट करने के लिए 334 सैन्य कर्मियों वाली नेपाल की सेना की एक टुकड़ी भारत में पहुंच चुकी है और यह अभ्यास 24 नवंबर से 7 दिसंबर 2023 तक उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया जाएगा।
अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तेलंगाना ने दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण किया है। मैं कई बार कह चुका हूं, जहां भी पहला चीज मेंशन होता है वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता, तो आपको ध्यान रखना होगा कि 3D मुद्रित मंदिर जो कि दुनिया का पहला है वो कहां पे है, तेलंगाना में है, जो कि सिद्दीपेट जिले के बुरुगुपल्ली में स्थित एक अभूतपूर्व संरचना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, केरल के अग्रणी रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, जिसे आरटी मिशन का नाम दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा क्यूरेटेड केस स्टडी में प्रतिष्ठित सूची में स्थान प्राप्त किया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार केरल मनरेगा के तहत किए गए कार्यों का सामाजिक ऑडिट पूरा करने वाला एकमात्र राज्य बना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, यह भी केरल से ही रिलेटेड है। केरल स्वास्थ्य विभाग ने कोझिकोड जिले के क्वाकोडी में परिवार स्वास्थ्य केंद्र को देश का पहला एंटीबायोटिक स्मार्ट अस्पताल घोषित किया है। तो ये तो रहे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट। अब हम आगे बात करते हैं डिटेल में, और उससे पहले अगर ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे करंट अफेयर आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। अब बात करते हैं व्यक्ति विशेष में अनाहत सिंह के बारे में कि ये न्यूज में क्यों बनी हुई थी। तो न्यूज ये है कि स्टार किशोर खिलाड़ी अनाहत सिंह ने सीनियर राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब जीत लिया है और यह उपलब्धि प्राप्त करने वाली वो दूसरी सबसे युवा खिलाड़ी बनी है। साथ ही बता दें कि स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने हांगजोंग में एशिया खेल 2023 में 2 कांस्य पदक जीते थे और वह अंडर 15 और अंडर 17 की एशियाई चैंपियन भी रह चुकी हैं। बर्मिंघम में आयोजित वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय दल की सबसे कम उम्र की ये सदस्य भी थी। तो अगर एग्जाम में प्रश्न आता है कि अनाहत सिंह का संबंध किस खेल से है, तो आपको ध्यान रखना होगा इनका संबंध स्क्वैश से है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं काजू के बारे में, और आज के प्रश्न जो है उसका आंसर भी आपको यही मिलेगा कि काजू न्यूज में क्यों बना हुआ है। तो न्यूज यह है कि भारत सरकार ने 23 नवंबर 2023 को राष्ट्रीय काजू दिवस पर बांग्लादेश, कतर, मलेशिया, अमेरिका के लिए काजू निर्यात को झंडी दिखाकर रवाना किया। बांग्लादेश को उड़ीसा से काजू की अब तक की पहली खेप प्राप्त होगी। अब देखिए, आपको यहां से एक जो फैक्ट और निकालना है वो ये निकालना है कि राष्ट्रीय काजू दिवस कब मनाया जाता है, 23 नवंबर 2023 को। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं काजू से रिलेटेड। तो वो ये है कि कोटे डी आइवर के बाद भारत 15% से अधिक की हिस्सेदारी के साथ काजू का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। इसके बाद विश्व के काजू निर्यात में वियतनाम का स्थान आता है। मतलब पहले नंबर पे कोटे डी आइवर है, दूसरे नंबर पे भारत है और तीसरे नंबर पे वियतनाम है। इसको आपको ध्यान रखना है विश्व स्तर पर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, भारत के शीर्ष निर्यात गंतव्य संयुक्त राज्य अमीरात, नीदरलैंड, जापान और सऊदी अरब है काजू को लेकर। वहीं पे अगर हम राज्यों की बात करें, यहीं पे आज के प्रश्न का आंसर भी है कि भारत में जो काजू उत्पादक शीर्ष राज्य हैं उनमें महाराष्ट्र सबसे पहले है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर उड़ीसा है, कर्नाटक है और उसके बाद तमिलनाडु है। इसको आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा। भारत मुख्य रूप से काजू गिरी को थोड़ा मात्रा में काजू शैल तरल और कार्डोनोल के साथ निर्यात करता है। तो ये तो रहे काजू से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन ये न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रहा था। तो न्यूज ये है कि अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन ने अपनी 63वीं परिषद बैठक में घोषणा किया है कि भारत वर्ष 2024 के लिए संगठन का अध्यक्ष होगा। अब जब भारत अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष बना है तो ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो इसके बारे में कुछ हम डिटेल में बात करते हैं। अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन का मुख्यालय लंदन में है, इसको आपको ध्यान रखना है, और इसमें लगभग 90 देश सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगर आपको पता है कि पहला सबसे बड़ा उत्पादक देश चीनी का कौन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, वैश्विक चीनी खपत में लगभग 15% हिस्सेदारी और चीनी लगभग 20% उत्पादन के साथ भारतीय चीनी रुझान वैश्विक बाजारों को बहुत प्रभावित करते हैं। अब डिटेल में बात करना होगा। चीनी बाजार में विश्व के पश्चिम गोलार्ध में ब्राजील तो पूर्वी गोलार्ध में भारत जो है वो अग्रणी देश है, इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। अब अमेरिका और ब्राजील के बाद इथेनॉल उत्पादन में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश होने के नाते भारत ने हरित ऊर्जा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और चीनी चुनौतियों को जीवाश्म ईंधन आयात के समाधान में बदलने में
क्षमता दिखाई है। भारत में इथेनॉल मिश्रण प्रतिशत 2019-20 में 5% से बढ़कर 22-23 में 12% हो गया है। इसको आपको ध्यान रखना है। जबकि इसी अवधि के दौरान उत्पादन 173 करोड़ लीटर से बढ़कर 500 करोड़ लीटर से अधिक हो गया है। तकनीकी पक्ष पर राष्ट्रीय चीनी संस्थान कानपुर ने अपना विस्तार किया है। अब देखिए यहां से भी जो फैक्ट आया है वो ये है कि राष्ट्रीय चीनी संस्थान कहां पे है, कानपुर में है। अब कानपुर यूपी में है, तो हमारे एग्जाम के लिए ये डेटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस क्षेत्र में नवीनतम प्रौद्योगिकियों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए इंडोनेशिया, नाइजीरिया, मिस्र, फिजी आदि सहित देशों के साथ सहयोग कर रहा है। कौन कर रहा है? राष्ट्रीय चीनी संस्थान कानपुर। तो ये तो रहे राष्ट्रीय चीनी संगठन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राष्ट्रीय धातु विज्ञानी पुरस्कार ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो न्यूज ये है कि राष्ट्रीय धातु विज्ञानी पुरस्कार 2022 4 श्रेणियों में 5 प्रतिष्ठित धातु कर्म विशेषज्ञों को सम्मानित किया गया। अब कौन कौन से हैं? डॉक्टर कामाची मुदाली उथांडी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। डॉक्टर देबाशीष चटर्जी को राष्ट्रीय धातु विज्ञान पुरस्कार मिला है। डॉक्टर रामेश्वर शाह को लौह एवं इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए पुरस्कार मिला है। वहीं डॉक्टर नीलेव को युवा धातु विज्ञानी पुरस्कार दिया गया और अगिलान को पुरस्कार यंग धातु विज्ञानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत विश्व स्तर पर दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक वाला देश है और लगभग सभी ग्रेड के इस्पात उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लिया है। भारत की इस्पात उत्पादन की वृद्धि दर विश्व के शीर्ष उत्पादक देशों में से सबसे अधिक है। इसीलिए ये राष्ट्रीय धातु विज्ञान हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म। और ये हमारा एग्जामिनेशन हॉल में इकोनॉमिक्स का पोर्शन कवर करेगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो न्यूज ये है कि बीएसई और एनएसई सहित भारत के स्टॉक एक्सचेंजों ने कुछ तकनीकी गड़बड़ियों के कारण निवेशकों को होने वाले जोखिम को कम करने के लिए सेबी ने IRRA प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस एक ऐसा मंच है जो सेबी के साथ पंजीकृत ट्रेडिंग सदस्य या स्टॉक ब्रोकर द्वारा सामना की जाने वाली तकनीकी गड़बड़ियों के मामले में निवेशकों के लिए एक सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करेगा। मतलब कि IRRA एक जो है सेफ्टी वॉल्व के रूप में काम करेगा। किसके लिए? निवेशकों के लिए। IRRA को सभी स्टॉक एक्सचेंजों यानी कि BSE, NSE, NCS, DEX, MCX, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि प्रतिभूति बाजार में प्रौद्योगिकियों पर बढ़ती निर्भरता के साथ ट्रेडिंग सदस्यों के सिस्टम में गड़बड़ियों की घटनाएं बढ़ गई थीं, जिनमें से कुछ के कारण ट्रेडिंग सेवाओं में व्यवधान और निवेशकों की शिकायत भी बढ़ रही थी। इसका उद्देश्य निवेशकों को तकनीकी खराबी या अप्रत्याशित आउटेज के मामले में IRRA प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपने खुले पदों को स्क्वायर ऑफ या क्लोज करने के और लंबित ऑर्डर को रद्द करने का अवसर प्रदान करना है, जो ट्रेडिंग सदस्य को की साइट को अप्राप्य बना देता है। तो ये तो रहा IRRA प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत के 8वां जल प्रभाव सम्मेलन के बारे में और जानते हैं यहां से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से पॉइंट निकल के आ रहे हैं। तो न्यूज यह है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में भारत जल प्रभाव सम्मेलन के 8वें संस्करण का उद्घाटन किया है, जिसका विषय था भूमि, जल और नदियों के साथ विकास। इसका उद्देश्य भारत के जल क्षेत्र में गतिशील चुनौतियों और अवसरों का समाधान करने के लिए वैज्ञानिक विशेषज्ञों, हितधारकों और सरकारी प्रतिनिधियों को एकजुट करना है। अब इस सम्मेलन में गडकरी द्वारा कौन कौन से स्टेटमेंट दिए गए थे उस पर हम लोग एक बार गौर करते हैं। तो उन्होंने बताया कि 13 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता मिला था। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब चूंकि गंगा का सर्वाधिक प्रभाव जो है वो उत्तर प्रदेश में ही दिखता है, इसलिए ये फैक्ट जो है इंपॉर्टेंट है। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक प्रबंधनों के माध्यम से नदियों और लोगों को जोड़ने की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए एक नया स्तंभ अर्थ गंगा पेश किया था। गंगा बेसिन के भीतर बाढ़ मानचित्रण और अन्य तकनीकी प्रयासों को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2019 में
स्लोवेनिया गणराज्य के साथ भारत सरकार ने एक समझौता किया था, यानी कि गंगा बेसिन के भीतर जो बाढ़ का मानचित्र होता है उसके लिए भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता किया था? स्लोवेनिया के साथ किया था। इसको आपको ध्यान रखना है। वहीं पे बता दें कि उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय जल नौ परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2023 और प्रथम CITIS शिखर सम्मेलन की एक महत्वपूर्ण प्रस्तावना में रिवर सिटीज एलायंस अ ग्लोबल स्टेप फॉरवर्ड नामक एक विशेष सत्र भी आयोजित किया गया था, जिसमें इथोपिया, डेनमार्क, मैक्सिको, जर्मनी, भूटान, यूनाइटेड किंगडम, नेपाल और जापान के प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया। साथ ही जानकारी के लिए बता दें कि दुबई में 10 दिसंबर 2023 को COP21 में ग्लोबल रिवर सिटीज एलायंस के आगामी लॉन्च होने की घोषणा भी की गई है। तो इसीलिए ये हमारा भारत जल प्रभाव सम्मेलन जो है इंपॉर्टेंट होता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लिथुआनिया के बारे में कि ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो न्यूज ये है कि नई दिल्ली की बैठक में भारत और लिथुआनिया के बीच द्विपक्षीय समुद्री संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए ध्यान केंद्रित किया गया है। तो अब चूंकि लिथुआनिया न्यूज में बना हुआ है तो इसके बारे में थोड़ा सा हम भौगोलिक रूप से देख लेते हैं। यूरोप के बाल्टिक क्षेत्र में स्थित लिथुआनिया एक देश है और यह 3 बाल्टिक राज्यों में से एक है जो बाल्टिक सागर के पूर्वी तट पर स्थित है। लिथुआनिया उत्तर में लातविया पड़ता है, पूर्व और दक्षिण में बेलारूस, दक्षिण में पोलैंड और दक्षिण पश्चिम में रूस के साथ ये भूमि साझा करता है। ये आप देख रहे हैं, ये ब्राउन कलर का जो है लिथुआनिया है। अब इसके आप देखेंगे उत्तर में ये लातविया है, पूर्व और दक्षिण में बेलारूस है, ये आपका बेलारूस है, और वहीं पे ये रूस जो है इसके दक्षिण पश्चिम में पूरा सीमा साझा करता है। अब आगे बात करते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो नेमन नदी जो देश के यानी कि लिथुआनिया के मध्य और उत्तर और फिर पश्चिम को काटती है, ये सबसे बड़ी नदी है। तो अगर एग्जामिनेशन हॉल में आता है कि नेमन नदी का संबंध किस देश से है तो आपको ध्यान रखना होगा लिथुआनिया से है। बाल्टिक राज्य उन बाल्टिक क्षेत्रों को कहते हैं जिन्हें रूसी साम्राज्य से प्रथम विश्व युद्ध के समय स्वतंत्रता मिली थी और इनमें मुख्यतः एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया शामिल हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये तो रहा लिथुआनिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम विश्व यूशु चैंपियनशिप के बारे में और जानते हैं कि यहां से हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से फैक्ट निकल गया है। तो सबसे पहले बता दें कि ये जो संस्करण है ये 16वां संस्करण है और मेजबान देश विश्व वुशु चैंपियनशिप का संयुक्त राज्य अमेरिका है। भारत इस प्रतियोगिता में 1 रजत 2 कांस्य पदकों सहित कुल 3 पदक जीतकर पदक तालिका में 18वें स्थान पे बना हुआ है। इस प्रतियोगिता में भारत की ओर से रोशिबीना देवी ने रजत पदक जबकि कुशल कुमार और छवि ने कांस्य पदक जीता है। चीन की टीम जो है 15 स्वर्ण पदक के साथ इस सूची में शीर्ष स्थान पे है। इसको आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं पैरा एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप के बारे में। तो इसका जो मेजबान देश है वो थाईलैंड है। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पैरा एशियाई जो गेम्स हुए थे वो चीन में हुए थे और यहां पे बात जो है पैरा एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की हो रही है। एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारतीय तीरंदाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ कुल 9 पदक प्राप्त किए हैं। तो ये जो है इससे रिलेटेड कुछ न्यूज था। तो ये रहा आज का करंट अफेयर। अगर ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय